नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे संधि, लेकिन संधि में आगे बढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे शब्दावली में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए मेरे साथ देखो। पहला शब्द दिया हुआ है, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन। एक शब्द आता है, जिसके पास सब कुछ हो या बहुत कुछ हो उसे क्या कहेंगे? धनाढ्य। अब ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम। ठीक है, परीक्षा में आता है, बहुत आता है। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसे क्या कहेंगे? यशस्वी। जो क्षमा पाने लायक है या जो क्षमा करने लायक है उसे क्या कहेंगे? क्षम्य। और जो क्षमा पाने लायक नहीं है या जो क्षमा करने लायक नहीं है उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य। और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम। ठीक है, चलो आगे आता है हमारा शब्द, जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनुत्तरित। और जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित। दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। ठीक है, जिसका उपचार न हो सके उसे क्या कहते हैं हम? असाध्य कहते हैं। और जिसका उपचार हो सके उसे क्या कहते हैं? साध्य। दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। ध्यान रखिएगा, साध्य और असाध्य का मतलब क्या होता है? उपचार से मतलब ये है कि एक तरह से जिस काम को हम कर सकते हैं, अगर मान लो हम किसी काम को कर सकते हैं तो क्या कहेंगे कि ये साध्य है। और अगर हम उसे नहीं कर सकते या वो नहीं हो सकता किसी के द्वारा भी, तो उसे क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। ठीक है, आगे शब्द आता है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। और जिसकी पहले से आशा की गई हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशित। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम। आगे शब्द आता है, देखो ध्यान रखना, जो नई वाली शब्दावली आपकी बनाई गई है ना, वो इसी तरह से ध्यान रख के बनाई गई है। मैंने कोशिश की है आपकी कि जो विलोम या पर्यायवाची आते रहते हैं तो मैं उनको मार्क करती रहूं, ताकि आपको ना हिंट हो जाए कि एक ही शब्द हमारा हर जगह होता है। आप उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते तो आपको लगता है कि बहुत कुछ याद करना है। आगे आता है शब्द, जिसका निवारण ना हो सके या वह जिसका विकल्प ना हो उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। और जिसका कोई विकल्प हो उसे क्या कहेंगे? वैकल्पिक। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, अगर विलोम शब्द याद रखे होंगे तो आया था कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक। आगे शब्द आता है, जो पान, पान मतलब पीना, तो जो पान करने योग्य है उसको क्या कहेंगे? पेय। आपने ऐसे सुना होगा पेय पदार्थ लिखा रहता है, तो पेय पदार्थ का मतलब है पीने योग्य। ठीक है, जो पान यानी पीने योग्य नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपेय। दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है, वह जो जानकार हो अर्थात बुद्धिमान उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञ। और वह जो कुछ न जानता हो अर्थात बुद्धिहीन, तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ। आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको विलोम शब्द में बताया था और कहानी समझाई थी इन दोनों की, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। ठीक है, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। ठीक, आगे दिया, किसी के बारे में जानने वाला क्या कहलाता है? अभिज्ञ कहलाता है। और किसी के बारे में नहीं जानने वाला अनभिज्ञ कहलाता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। आगे दिया है, संबंधित विषय का विशेषज्ञ। किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानने वाला क्या कहलाता है? विज्ञ कहलाता है। और संबंधित विषय में कुछ भी न जानने वाला क्या कहलाता है? अविज्ञ कहलाता है। और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। ठीक है, आगे पॉइंट दिया हुआ है, जो अल्प यानी थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। और जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। और जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। ठीक है, और जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे, यानी जिसे जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जो किसी बात का मर्म, मर्म कहते हैं गूढ़ रहस्य को, तो जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला है उसको क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। जो नीतिवान हो या जो नीति को जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? नीतिज्ञ। ठीक है, धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो ये पॉइंट हमने देखा, देखो जानने वाला जो पॉइंट दिया है कि ये जानने वाला, वो सारे आपके एक जगह रख दिए हैं। ये बहुत आते हैं, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग पढ़ते हो तो ये रहता है कि उसका क्या था इसका क्या था। यहाँ एक जगह रख दिया है तो आप इनमें अंतर कर सकते हैं अपने स्तर पर। चलो, तो ये हो गया हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग कहीं करते समय कि कभी किसी शब्द में कोई टाइपिंग मिस्टेक लगी हो, ऐसे किसी को लगी? मैं कल आप लोगों को एक बात बता, आपको लग रहा है कि अब बस कैसे ही क्लास मैम ऑफ करें और हम यहाँ पे छूटें एकदम, है ना? तो वो वाला प्रश्न मेरे ऊपर आ गया था, तो इसलिए मैं भूल गई थी।
कि मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो पंक्ति जो उदाहरण मैंने दिए थे करने के लिए, उनमें कुछ कोई शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी गलत है। एक की तो मैंने बता दी थी, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसमें किसी शब्द में वर्तनी गलत थी, जो आप लोगों को मुझे बतानी थी आज, कि मैम इस शब्द में ना वर्तनी में कुछ इश्यू था। तो किसी को मिला? मिला था किसी को? नहीं मिला? चलो ध्यान से नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने घर जाके अभ्यास किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं है, जो गलती थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही कहती हूँ कि ज़रा देखे तो सही कि अभ्यास किया कि नहीं किया है। चलो आज हम लोग करेंगे गुण संधि। तो दीर्घ संधि में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बता देना जैसे। अच्छा एक शब्द मैं देती हूँ आपको, दीर्घ संधि है ना? रफ कॉपी पे जरा करके बताइए। द्वारका प्लस अधीश, क्या होगा इसका? इसका शब्द बनेगा द्वारकाधीश। किसे कहते हैं द्वारकाधीश? किसका पर्यायवाची है? कृष्ण भगवान का। अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि द्वारकाधीश में कौन सी संधि है और कितनी संधि है, तो बताइए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कितनी संधि है? एक की दो कहने से काम नहीं चलेगा, बताना भी पड़ेगा कि छिपी हुई कौन सी है। तो जब तुमने दो कहा है पवन, तो बताइए दूसरी कहाँ है। क्या पता पवन ने पता कर लिया हो, है ना? बताओ किसमें है? कॉपी कर रहे हो। अधीश शब्द में भी आपकी संधि है, ठीक है। क्या संधि है? अच्छा ये बताओ अधीश का मतलब क्या होता है? अधीश का अर्थ क्या होता है? है? राजा। राजा का पर्यायवाची है, बगल में लिख लो, आता है, पूछा जाता है राजा का पर्यायवाची, ठीक है। अधीश राजा को कहते हैं, मुखिया को, प्रमुख को। तो अधि प्लस ईश, ठीक है, इससे बना है। यह भी आपकी क्या है? दीर्घ संधि ही है। तो इसमें कौन सी वाली संधि लागू हो रही है आपकी? अंतिम वर्ण ई, छोटा ई, और प्रथम वर्ण बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई। तो यानी ये बड़ी ई बन जाता है, तो शब्द बन गया आपका अधीश। तो एक संधि आपकी यहाँ हो रही है, ठीक है, और दूसरी संधि फिर आपकी यहाँ होती है, आ और अ में। समझ गए? तो अगर कभी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि इसमें कितनी बार संधि हुई है, तो आप शब्द को पहचान लेंगे। तो अधीश यानी अधि, अधि जो है ये उपसर्ग है, ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है अधीश। और ये ईश जो है मूल शब्द है। तो तुम कल पूछ रहे थे दीपम कि अधि जो मतलब कि हमेशा मूल शब्द ही आएगा क्या? तो देखो यहाँ पर उपसर्ग आया है, ठीक है। तो यहाँ इस उपसर्ग का जो भाव है वो आया मुख्य से, कि वह ईश जो मुख्य है किसी का। तो किसी भी चीज का एक तरह से ईश का मतलब ईश्वर नहीं होता, हम जो लेते हैं ईश का मतलब प्रधान ही होता है। तो हम इन दोनों को मिला के बनता है शब्द हमारा राजा। अधीश यानी जो प्रमुख हो, लोगों के ऊपर जो प्रमुख है, राजा है, वो बन जाता है। तो अब जैसे मान लो कि ये शब्द अधीश दिया है, तो अब आप इस शब्द को क्या कहेंगे? ये तो यौगिक शब्द है, यह भी यौगिक है। तो ये ध्यान रखना कि जो हम कहते हैं ना कि दोनों शब्दों का अर्थ होता है, तो इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि वो मूल शब्द हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सार्थक शब्द जरूरी है। मतलब कि उसका कहीं ना कहीं या तो कोई अर्थ या तो कोई भावार्थ होना चाहिए, या फिर वो अगर ना उसका अर्थ है ना भावार्थ है, तो फिर वो प्रत्यय होना चाहिए। अगर वो प्रत्यय है तो यहाँ हमें ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है किसी पंक्ति में। या तो वो कोई प्रत्यय हो, ठीक है, उसका कोई अर्थ या भावार्थ नहीं होता, नहीं तो वो जो भी शब्द होगा उसका एक अपना अर्थ या कोई भावार्थ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ऐसा शब्द ना मिले, ऐसा मिले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द का मतलब समझते हो? सार्थक शब्द का मतलब भी एक तरह से मूल शब्द ही होता है, लेकिन ये मूल शब्द से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये सार्थक शब्द में कौन सी संधि है दिखाई दे रही है आपको? इसमें आपका स प्लस अर्थ प्लस अक्ष से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें प्रत्यय भी लगा है। स माने साथ, अर्थ माने अर्थ, और अक का अर्थ होता है वाला। तो साथ में अर्थ लेने वाला, तो सार्थक शब्द मतलब वो शब्द जो अपने साथ अर्थ रखता हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम शब्द कोई भी है उसका अर्थ कैसे है? तो देखो ये हम समास जब पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि शब्द में एक अर्थ होता है वो कैसे होता है। तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि अर्थ लेने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा सेब, मैंने जब सेब लिखा,
तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में कोई फोटो आई? आपके दिमाग में फोटो आ रही होगी, या तो जैसे हम सेब लिख रहे हैं इस चीज की फोटो आ रही होगी, या फिर जो आप सेब खाते हो उसकी फोटो आ रही है। ठीक है। तो जब आप ऐसे किसी भी शब्द को बोलते हो या लिखते हो, आपके दिमाग में फोटो उत्पन्न होनी जरूरी है। तो जिस शब्द की फोटो उत्पन्न हो रही है तो वो सार्थक होता है। जैसे मान लो मैंने अगर लिखा जल, तो जैसे ही मैंने जल किया तो आपके दिमाग में एक फोटो बन गई, या पानी जिसे आप अंग्रेजी में वाटर कहते हैं ये आता है। तो इसके पीछे जो आपकी इमेज बन रही है दिमाग में, तो वही होता है अर्थ। अगर इसको हम उल्टा कर दें, लज कर दें, तो क्या लज से आपके दिमाग में कोई अर्थ बना? नहीं बना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लज्जा, अगर मैं ऐसे बोल दूं जैसे शब्द हो गया लज्जा, तो लज्जा शब्द कर देने से आपके दिमाग में इमेज बन रही है कि एक शर्माने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लज्जा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना? तो लज शब्द कहने से कोई फोटो नहीं बनी, तो मतलब लज शब्द जो है वो सार्थक नहीं है। ठीक। अब ऐसा हो सकता है कि हम कोई शब्द बोलें तो आपके दिमाग में फिर से प्रश्न चिन्ह हो, क्योंकि आपको उसका अर्थ नहीं आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब अगर उसका अर्थ बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द ले रही हूँ, जिसको पता हो वो चुप रहेगा, बस हाथ उठा देगा। शब्द है ओदन। ओदन का क्या अर्थ होता है? अब बताइए, ओदन सार्थक शब्द है कि नहीं? जब अर्थ नहीं पता आपको, तो आपके लिए क्या है? ये सार्थक ही नहीं है ना? तो यही समस्या आती है। अगर अर्थ पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सार्थक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स में आपको लिख कर दिया है ना, उसको आपको पढ़ लेना है, और जिसका अर्थ नहीं पता है तो पूछ लेना है। तो ओदन कहते हैं हम संस्कृत में चावल को, और वो चावल जो उबला हुआ होता है। ठीक है। एक होता है सूखा चावल, ठीक है, और एक होता है उबला हुआ, पका हुआ चावल। तो पके हुए चावल को ओदन कहा जाता है। अब बात समझ में आ गई? अब कोई आपसे ओदन कहेगा तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। भात समझते हो? भात किसे कहते हैं? है ना? भात समझते हैं ना? तो जिस चीज को भात कहते हैं उसी को संस्कृत में ओदन कहा जाता है। तो ये शब्द मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आगे हम संधि में करने वाले हैं, आएगा हमें आगे संधि में, तो वहां पे फिर आपके दिमाग में वही संशय उत्पन्न होगा। तो ये याद रखना है। चलो, आप करते हैं हम गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा लिखो, चलो मेरे साथ। यहाँ पे गुण संधि की परिभाषा लिखनी है तो लिखेंगे। ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने जब दीर्घ संधि करी थी, तो हम लोगों ने एक शर्त रखी थी कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वहां पर भी समान जाति का वर्ण होगा, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वहां पर भी समान जाति का होगा। तो यानी अगर अ आ रहा है तो उसका आ सकता है, आ रहा है तो अ आ सकता है। अब सवाल आता है कि अगर कभी ऐसा हो कि असमान जाति के हो जाएं तो क्या होगा? तो गुण संधि हमारी यहाँ पर यही बताती है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है? अ। तो लिखिए, यदि किसी किसी अ या आ का मेल, यदि किसी अ या आ का मेल किसी ई ई उ ऊ या री से हो, तो उत्पन्न विकार, तो उत्पन्न विकार क्रमशः एक हो तथा अर्थ हो जाता है। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। लिखो, यदि किसी ए आ का मेल किसी ई ई उ या री से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये क्रम से कह रहा है ना, तो हमें ध्यान देना है जो ये हमारा ई है, इसका अगर इससे होता है तो क्या हो जाता है? ए, ऊ से होता
है तो क्या हो जाता है ओ, और अगर री से होता है तो क्या हो जाता है अर। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। किससे हो रहा है, किसी ई या ई, किसी ऊ या ऊ, किसी री। अगर इस ए आ का मेल किसी ई से होगा तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा ये हो जाएगी। ठीक है, यदि इस ए आ का मेल अगर ऊ से हो जाएगा तो उत्पन्न विकार हमारा ओ हो जाएगा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ये ओ हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका मेल री से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। र के नीचे हल लगाना, अगर हल नहीं लगाओगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास 3 कंडीशन आ जाती हैं, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और यह तीसरी स्थिति। लिख लिया ये वो फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कल एक फॉर्मूला बताया था, जो कुछ भी मैंने कल पढ़ाया मैंने आपसे कहा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। याद क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। और यहाँ पे भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, याद क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और इसको यहाँ पर ये समझ लो कि कैसे बनेगा। अब इसमें जो 3 स्थिति आई है कैसे होगी, तो पहली स्थिति क्या कह रही है, पहली स्थिति कह रही है कि यदि किसी ए आ का मेल अगर किससे होता है, ई से होता है, तो यहाँ पर हमारा उत्पन्न विकार होगा। कैसे, अब क्यों परेशान कर रहे हो तुम इतना, हाँ बार बार क्या दिक्कत आ गई, आज हैंग हो जा रहा है ये सिस्टम जो है हमें यही चलो देखो, किसी ए या आ का मेल किसी ई या ई से, ध्यान देना कल जब हम लिख रहे थे हमने कहा था किसी लघु या दीर्घ आ का मेल किसी लघु दीर्घ आ से, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा बदल रहा है, किसी लघु ई या किसी लघु ई, मतलब लघु ई या दीर्घ ई से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। पहली स्थिति ये हमने देखी। ठीक है, तो चलो अब हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी लिखा है, और जो मैं आगे यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ वो भी आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी लिखा हुआ है, तो इसलिए पेन नहीं चलाना है, बस आप लोगों को समझना है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी लघु अ का मेल किसी लघु ई से अगर करते हैं, या किसी लघु अ का मेल अगर हम किसी दीर्घ ई से करते हैं, या किसी दीर्घ आ का मेल हम किसी लघु ई से करते हैं, या किसी दीर्घ आ का मेल हम किसी दीर्घ ई से करते हैं, 4 स्थिति होंगी, इसके अलावा नहीं होगी। अब मान लो आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैम अगर ये पलट गया तो, जहाँ पे अ है वहाँ ई हो गया, तो जब अगर ऐसे हो जाएगा तो हमारा नियम बदल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ हमारा जो अभी हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, गुण संधि नहीं रहेगी, वहाँ यण संधि हो जाएगी। तो अभी हमें इसी स्थिति में रखना है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा कोई ए या आ होगा तब, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्पन्न विकार सदैव क्या होगा, ए होगा, और इसकी ये मात्रा होगी। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे देखेंगे, मान लीजिए हमने सबसे पहले उदाहरण लिया, अब पेन मत चलाना, देव प्लस इंद्र, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो उच्चारण करना है आपको। अब देखो यहाँ पे बताइए इसका अंतिम वर्ण क्या है, वाह बोलने वाले कौन थे, सुनाई दिया मुझे, क्या होगा इसका अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या है, ई, दोनों का मेल करेंगे तो देखो ये स्थिति कहाँ आ रही है, ये वाली ना, तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, टुकड़ा, देव बचा, व के नीचे हल बचेगा। हल क्यों बचा, क्योंकि अ को बाहर निकाला है हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, यहाँ हमने उतार लिया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो अब हम इसको जोड़ेंगे, ये जो ए है इस व को पूरा कर देगा, व क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया। यहाँ पे दे, ये आ गया, और यहाँ पे टुकड़ा, शब्द क्या बन गया, देवेंद्र, देवेंद्र नहीं देवेंद्र। ठीक है, द पूरा नहीं है, द आधा है, तो देवेंद्र हो गया। अब बताइए किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। आपको पर्यायवाची पढ़ाई तो बताया था ना कि देव प्लस इंद्र आए या सुर प्लस इंद्र हो, याद है ना, तो वहीं पे आ जाएगा। देव माने देवता, इंद्र माने राजा। ठीक है, तो देवेंद्र तो उसी इंद्र का है, तो उसका नाम भी इंद्र है, और वैसे इंद्र का मतलब
राजा ही होता है। तो याद रखना राजा का पर्यायवाची भी इंद्र ही होता है। एक तो स्वर्ग का राजा इंद्र और एक पृथ्वी पे जो होता है उसे भी इंद्र ही कहा जाता है। ठीक, उतार लो जल्दी से फटाफट। जो इसे उतार लें फिर रफ कॉपी पे उनको करना है महा प्लस इंद्र। तो यहाँ हम जब देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ आ और यहाँ क्या हो जाएगी लघु ई, इन दोनों में होगा। तो रफ कॉपी पे अभ्यास कर लो जल्दी से फटाफट। हो गया ये? रफ कॉपी भी साथ में रखो, पेन चलना चाहिए जब टाइम मिले उतना। मैथ्स की क्लास में करते हो ना, जब बगल वाले उतार रहे होते हैं तो दूसरे तब तक चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैथ्स ही चल रहा है, हिंदी का मैथ्स है, ये ध्यान रखना। हम्म हम्म अब जो भी है चाहे अलजेब्रा का हो या नंबर सिस्टम जो भी है, ये हिंदी में मैथ्स संधि में होता है और हिंदी में रीजनिंग छंद में होता है। जो कहाँ पर? यहाँ ये जो इसका मात्रिक रूप लिखा है मैंने, इसकी मात्रा बनाई है। देखो मैंने यहाँ ऐसे ये इसलिए बनाया है कि जब आपके सामने ये देवेंद्र जब बन के आएगा ना तो आपको संधि जो कहीं पे दिखाई देती है ना तो वो संधि आपको दिखाई देती है उस तरह से शब्द के बीचों बीच ही है। हाँ, तो जैसे ये यहाँ पे अपने वास्तविक रूप में है और जब हम व के साथ इसको लिखेंगे तो अपने वास्तविक रूप में तो नहीं आएगा ना। तो ये समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर कि ये इसका वास्तविक रूप और ये इसका मात्रिक रूप। अब ए और आ के बाद में मैंने मात्रिक रूप लिखा नहीं है क्योंकि वो हमारा अमूमन आ ही जाता, आ ही आता है दीर्घ, तो वो हमें समझ में आ जाता है। यहाँ से आगे जो है वो मात्रिक रूप भी लिखेंगे क्योंकि शब्द के बीच में दिखेगा वो आपको। ठीक है, ये लिखा आपने, हो गया ये। अब यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ, तो महा प्लस इंद्र हो गया। आगे देखो शब्द है आपका गण प्लस ईश। बताइए अंतिम वर्ण क्या है? अ। प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी ई। कौन सा आ रहा है? दूसरा दिख रहा है ना, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नहीं ये बनाएंगे। ठीक है, टुकड़ा यहाँ पे बचा, ये यहाँ पे टुकड़ा बचा गण, हल के साथ बचेगा। ठीक है, इसको ये पूरा कर देगा और यह शब्द हमारा बन जाएगा गणेश। गणेश भगवान जी का नाम जो पड़ा है गणेश, वो कैसे पड़ा है? भगवान शिव के जो गण हैं उनके प्रधान हैं, वो उनके मुखिया हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम गणेश उन्हीं के नाम पर दिया गया। क्योंकि माता ने जब इनको बनाया तो उन्हें बनाने के बाद इनको नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि माता की रक्षा कौन करते थे? गण किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम गणों के प्रमुख रहोगे, गणों के ईश रहोगे। तो जब माता गई अपने घर में अंदर और गणेश जी को बाहर बैठा के चली गई थी तो नाम देकर उनको गई थी कि तुम गणों के ईश हो, प्रधान हो, मुखिया हो, अब से मेरी रक्षा जो है वो तुम करोगे। तो वहां से उनका नाम गणेश पड़ता है और फिर गणेश के नाम से और भी बहुत सारे गणेश के जो और भी पर्यायवाची आते हैं तो वो आपको दिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा बताइए शब्द बना यहाँ पर रमा प्लस ईश, क्या बन जाएगा? रमेश। अब ये बताइए किसका पर्यायवाची? रमेश। परीक्षा में यही आते हैं, ऐसे नहीं होते आपके कहीं से, वही आते हैं, वही पूछे जाते हैं। बताओ किसका पर्यायवाची है रमेश? अच्छा रमा किसका पर्यायवाची है? रात का? ये किसने कह दिया? रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, याद कर लो, अभी के बाद फिर दोबारा नहीं गलती होनी चाहिए। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अब लक्ष्मी का ईश कौन है? लक्ष्मी का स्वामी विष्णु। तो रमेश किसका पर्यायवाची हुआ? विष्णु का। ठीक है, बातें मत करो। उमा प्लस ईश क्या बनेगा? उमेश। पर्यायवाची बताओ किसके है? फिर विष्णु। इंद्र। उमा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। उमा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। तो पार्वती का ईश उमेश, तो उमेश कौन हो गए? शिव। हो जाएंगे नहीं, ऐसे ही तो बताए हैं। और उसने क्या बताया? यही तो बता रही थी कि कितने कितने शब्द थे जो आपको संधि से बताए।
अब आप लोग बनते हो रट्टू तोता और मैं कहती हूँ रट्टू तोता बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि याद होंगे ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना ध्यान से। चलो अब इसके बाद इतना सारा बता रहे हो, एक शब्द और बता दो फटाफट से, परीक्षा में जो आता है वही पूछ रही हूँ। बनाओ, देखो राका प्लस ईश क्या बन गया? राकेश। कैसे बनता है? अंतिम वर्ण आ, प्रथम वर्ण ई, कौन सा मेल होगा? मेल होगा तो ए बनेगा। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? राक का हल के साथ बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? शब्द क्या बन गया? राकेश। बताइए पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। ठीक है, राका किसका पर्यायवाची है? रात का। ठीक है, रात का पर्यायवाची है। रात का ईश, जो रात का स्वामी है कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, याद रखना है इनको। अब ध्यान दो। चलो, तो ये तो हमारी ई से संबंधित हो गई पॉइंट। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरी स्थिति कहती है कि यदि किसी अ या आ का मेल किससे होता है? किसी उ या ऊ से होता है, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसको भी खोल के देखेंगे। कहता है किसी लघु अ का मेल किसी लघु ऊ से, किसी लघु अ का मेल किसी दीर्घ ऊ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी लघु ऊ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी दीर्घ ऊ से। हर स्थिति में उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये इसका वास्तविक रूप, मात्रिक रूप क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं, उदाहरण देखेंगे। लोक प्लस उक्ति, तो शब्द क्या बन गया? लोकोक्ति। अब कैसे बना बताओ? अंतिम वर्ण क्या है? अ, प्रथम वर्ण क्या है? उ, दोनों का मेल करेंगे तो पहली स्थिति आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पवन, क्या कहा है मैंने कि जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तब पेन नहीं चलेगा किसी का, और समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो देखो संधि विच्छेद में अगर किसी जिसका भी चेहरा मुझे दिखाना संदेह में कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर देख लो पिटाई करूंगी, मुर्गा बना दूंगी यहाँ आगे ऑनलाइन सामने। तो ये ध्यान रखना है, जब मैं लिख रही हूँ तो इसको साथ में समझो। इसको देखो, एक छात्र ने कल भी मुझे ये पूछा था कि मैम हमें आ गया, अब बार बार ये करने की जरूरत क्यों है? मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संधि विच्छेद सिखाना है आपको। यहाँ सिर्फ संधि आ गया इतने से ना मुस्कुराओ, अगर तुमने हल्के में ले लिया संधि को नाराज हो जाएगी, और नाराज हो गई तो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर सर में दर्द होने लगेगा, फिर मेरे से मत कहना कि मैम अब समझ में नहीं आ रही है। तो हल्के में मत लो, इसलिए इसको गंभीरता से लो, डरने की एक्टिंग करो थोड़ा सा कि हाँ हम हमें नहीं समझ में आ रही है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या टुकड़ा बचेगा? लोक, हल लगेगा नीचे। यहाँ पे क्या बचा? आधा क और ती। अब हम इसको जोड़ देंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ये ओ इस क को पूरा करेगा, तो का हमारा पूरा हो गया और ये हमारा पूरा हो गया, और यहाँ पर हम इसको पूरा कर देते हैं और शब्द क्या बनता है? लोकोक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन। जिस भी शब्द का अर्थ ना पता हो साथ के साथ लिख देना। अब उतारो, जब पूरा कर देते तब उतारा करो फटाफट से। ठीक है, हर पॉइंट पे समझना है। और याद रखिए, जिस शब्द में मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये पर्यायवाची है और ये है, तो जो आपकी रफ कॉपी मैंने आपको कहा है कि साथ में रखना है, उसमें वहीं का वहीं लिख लो। याद रखो, हर रफ कॉपी में ना हर दिन का एक पेज डेट डाल के क्लास नंबर लिख लिया करो कि आज की क्लास में हमने क्या अलग से पॉइंट सीखा है। लेक्चर याद नहीं रहता है ना? तो घर जाके उन चीजों को, अब जैसे आज पर्यायवाची सीखे तो पता चल गया कि ये चीज है ना? इसी में प्रश्न बताऊंगी अभी, जैसे आपको द्वारकाधीश में बताया था, ऐसे ही एक शब्द आपका आएगा आगे। तो ये लिख दिया लोकोक्ति। चलो, इसके बाद अगला शब्द लिखो, चिंता प्लस उन्मुक्त। मिटाती हूँ इसको। शब्द है चिंता प्लस उन्मुक्त। शब्द क्या बनेगा? चिंतोन्मुख मुक्त। ठीक है, अब देखो किस तरह से। अंतिम वर्ण क्या है? बोलो। आ, प्रथम वर्ण क्या है? उ, दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? फिर भी कलम चला रहे हैं, दिखाई देता है मुझे पीछे से भी। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? चिंत बचेगा, नीचे आ जाएगा हल। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? टुकड़ा, आधा न
मुक्त, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, ये जो ओ है इस ता को पूरा करेगा, तो शब्द हो गया हमारा चिंतोन्मुख, सॉरी मुक्त, चिंतोन्मुक्त। क्या अर्थ हो गया इसका? चिंता से मुक्त होना। अब आपको यहाँ समझना है, ये इसमें ये तो हो गई आपकी गुण संधि, ठीक है। अब इसमें ये जो उन्मुक्त शब्द है ना, इसमें भी आपकी संधि है, ठीक है। इसमें क्या संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, उत प्लस मुक्त से बना है ये। अब जब आप लिख लो इसको अलग, जब व्यंजन संधि आएगी उसमें देख लेना। त का मेल पंचमाक्षर से होने पर त अपने पंचमाक्षर न में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम है व्यंजन संधि का, कि कोई भी जब इसका प्रथम वर्ण है वो किसी पंचमाक्षर से मिल रहा है, तो इसको अलग रफ कॉपी पे लिखना, यहाँ मत लिखना गुण संधि में, है ना। तो यहाँ पर अब मान लो अगर आपकी परीक्षा में ये आ गया कि चिंतोन्मुक्त शब्द में कौन कौन सी संधि है, तो गुण संधि और व्यंजन संधि, ठीक है, विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि। तो आ गई बात, समझ में आ गई ना। तो देखो, उत शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से, और मुक्त मतलब मुक्त, तो उन्मुक्त शब्द का मतलब हो गया पूरी तरह से मुक्त होना, और किससे? चिंता से। तो चिंतोन्मुक्त जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, ठीक है, ऐसे शब्द बनता है। इसको करने के बाद आपको बताना है एक शब्द, जिसे करने के बाद अभ्यास करो, नव प्लस ऊढ़ा। ऊढ़ा का मतलब समझते हो क्या होता है? ऊढ़ा किसको कहते हैं? बहू को, वधू, ठीक है। लिखो, जल्दी से बनाना, इसको लिखना है। नवोड़ा का मतलब क्या हो गया? दुल्हन, यानी नई बहू, सही मतलब है। ठीक है मनीष सिंह तोमर, आपको बधाई हो, आपका पुलिस में हो गया है, दिल्ली पुलिस में, अब एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कमेंट को एक ही बार लिखा करो, मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली थी, लेकिन वही है कि आप कमेंट में मेरी तारीफ कर रहे हो तो मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, मैंने मन मन में पढ़ लिया, अब उसे रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखना। हो गया? अब बताओ, ये हो गया, उसके बाद एक शब्द और करो। तो इसमें आपको पता चल रहा है ना, नव में यहाँ अ है, छोटा अ, यहाँ पे बड़ा ऊ है, ठीक। उसी तरह से शब्द आता है, लिखो गंगा प्लस उर्मी। अब बड़ा आ और बड़ा ऊ, मैं जो आपको उदाहरण बता रही हूँ ना, ये चारों स्थिति दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो चारों उदाहरण दे रही हूँ, ये मिटा दूं, चिंता उन्मुक्त वाला। शब्द है गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का क्या मतलब होता है पवन? लहर, पर्यायवाची याद कर लेना, परीक्षा में आता है ये, ठीक है। खोज खोज के वही शब्द आपके सामने लेकर आती हूँ जो आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं अक्सर, इसलिए ही आपको परीक्षा में शब्द मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? हाँ, प्रथम वर्ण क्या है? ऊ, दोनों का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। यहाँ पे बचा क्या शब्द हमारा? गंग, आधा ग बच जाएगा, और यहाँ पे जोड़ दो इसको, ये इसको पूरा कर देगा, तो शब्द हमारा क्या हो गया? गंगोर्मी। अब बताइए क्या अर्थ हुआ इसका? गंगा की लहर, ठीक। अब जो ये कवि शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहाँ से करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। मान लो कविता में अगर गंगा की लहर लिखना हो और गंगा की लहर पूरा नहीं लिखना चाहते, तो क्या लिख देंगे? गंगोर्मी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलो अगली अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति हमारी क्या कहती है? किसी अ या आ का मेल किससे हो? किसी री से हो, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाता है? अर हो जाता है। देखो कल जब मैं दीर्घ संधि करा रही थी तो लास्ट में कमेंट किया था छात्र ने कि मैम आप री के बारे में दीर्घ वाली जो बताना चाह रही थी वो भूल गए थे, तो क्लास में जो समय नहीं बचा था, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो अभी यहीं पे ही बता देती हूँ, जो कल हम पढ़ रहे थे कि हमने देखा था कि जो हमारा ए आ ई और उ, तो संधि जो होती है संस्कृत में आपकी, तो उसमें भी आपकी किसी मतलब जो री है आपका, ये सूत्र बनता है किसी लघु या दीर्घ। अब दीर्घ आपको पता है इस तरह से होता है डबल, इनका आपस में अगर हम मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? दीर्घ ही होगा, जो दीर्घ आ रहा है, ठीक है। इनका आपस में मेल करने पे उत्पन्न विकार हमारा दीर्घ ही आता है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पितृ प्लस ऋण, और आप लोगों ने देखा होगा कि यह शब्द आपको मॉक टेस्ट वगैरह में भी मिलता होगा।
तो इसमें आज पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऋ और ये ऋ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऋ बनाएंगे, और दीर्घ ऋ की जो मात्रा होती है वो ये होती है डबल, इस तरह से। तो जब हम इसका शब्द बनाएंगे पितृण, तो ये शब्द हमारा बन जाता है इस तरह से। लेकिन किताबों में आपको क्या लिख कर दिया जाता है, ऐसे लिख कर दिया जाता है, बनाते हैं नहीं इसको अशुद्ध करके कि पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण। और इसको अगर पूछेंगे तो मेरे पास काफी सारे छात्रों ने बहुत सारे लोगों की क्लिपिंग भेज रखी है कि यहाँ पे अध्यापक आपको ये बताते कि ये अपवाद है, इसको अपवाद मान लो। अपवाद नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये याद रखना, ये ना अपवाद है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और ये हिंदी में कैसे आया है उसकी कहानी बता देती हूँ। ये पॉइंट जो पूछा जाता है आपका, ये अध्यापक वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है, और अध्यापक वाली परीक्षाओं में आपका संस्कृत का भी पेपर होता है, ठीक है, 15 नंबर का संस्कृत भी होता है उसमें। तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया। अब जो बंदा उसमें से हिंदी के क्वेश्चन उठा रहा था ना, तो उसको संस्कृत वाले क्वेश्चन में भी लगा कि ये भी हिंदी वाला है। यहाँ पे ये नहीं देखा कि ये संस्कृत की हिंदी, मतलब संस्कृत वाली संधि थी, दीर्घ संधि, ना कि हिंदी की। अब इसको रख के बना दिया। और ये जो आने का कारण ये होता है कि आप देखेंगे तो आपको ये वाला गूगल पे तो बन जाएगा, वहां तो मिल जाता है, लेकिन ये आपको टाइपिंग में हिंदी के फॉन्ट में ये नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि कृतिदेव में भी नहीं मिल पाता है, और वर्कमैन चाणक्य में भी नहीं मिल पाता है, जो मैं तो यूज करती हूँ उनमें नहीं ये होता। मैंने बहुत सर्च किया है, तो ये डबल नहीं होता है। और मैंने अपनी किताब में जहाँ भी लिखा है, तो वो मैंने CDR फाइल पे डिजाइन करके बना के और अलग से फोटो चिपकाया है, जहाँ पे भी ये सही लिखने की कोशिश करी है इसको। तो ये हमारे फोन की गलती है, इसकी वजह से नहीं होता। और सब लोग इसी को चला रहे हैं और बाद में क्या कह देते हैं, टाइप ये अपवाद है। तो अपवाद कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो आप लेखन में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, तो आप समझ जाइएगा। और इसको हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हिंदी भाषा में ये वर्ण नहीं है, तो ये वर्ण नहीं है तो फिर संधि हम पढ़ेंगे ही नहीं पूरी, है ना। तो ये कहीं पे हिंदी शब्दों में नहीं आता है। तो ये पॉइंट था जो कल छूट गया था आपको बताने के लिए, तो याद रखना। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको खोल कर देखेंगे जो हम गुण संधि में अपना पढ़ रहे थे। तो क्या आता है कि किसी लघु आ का मेल अगर किसी री से होता है, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी री से होता है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ री है, तो दो ही स्थिति हमारी ये बनती है। इन दोनों स्थिति में उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है, अर हो जाता है। अब इसको बहुत सावधानी से समझना है। जैसे शब्द आता है हमारा महा प्लस ऋषि, आपको जो मिलेगा ना उदाहरण, वो ऋषि वाला ही मिलेगा अक्सर, इसलिए इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। अंतिम वर्ण क्या है, आ। प्रथम वर्ण क्या है, री। दोनों को मिलाएंगे तो उत्पन्न विकार क्या होगा, अर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, महा, यहाँ पे क्या बचा, सी। अब इसको जोड़ना है, तो ध्यान से जोड़ना। ये जो आ है इस हा को पूरा करेगा, ये हा पूरा हो गया, ये यहाँ पर माँ आ गया, र आधा है और ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। आपको याद है मैंने आपको वर्तनी में जब सिखाया था र के रूप, कि जब र आधा होता है तो उसके पीछे वाला वर्ण उसको अपने कंधे पे बिठा लेता है, यानी रेफ रूप में आ जाता है। अब र हमारा आधा है तो क्या होगा, ये यहाँ से हटकर ये रेफ रूप में आ जाएगा, और शब्द क्या बन गया, महर्षि। ठीक है, उतारो। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये आ है, बड़ा आ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक, अब देखो, अगर मैं आप लोगों से ये ना कहूं कि सामने ध्यान दो, तो आप ये पकड़ पाते, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। लिख लिया। अब देखो इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से राजा प्लस ऋषि, राजऋषि हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा करना। आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर दीर्घ संधि के उदाहरण किए थे, वैसे ही आपको यहाँ पर गुण संधि के भी उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है जैसे आपने दीर्घ संधि के किए हैं, इसमें भी देखना कौन कौन से शब्द हैं। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी किसी शब्द में टाइपिंग मिस्टेक है और वो पकड़नी है आपको। ये मत कहना कि नहीं है, इसमें है, कल मैंने बता दी थी, आज नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये इन सबको आपको अभ्यास करना है, जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं जितने। आगे आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि स्वर संधि,
हमने अभी देखा कि जो हमारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उस पर ए आ है, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वहां पर ई उ और री आया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए आए और ओ आओ आ जाए, तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि किसी अ आ के का मेल किसी ए आए ओ आओ से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः, ध्यान रखना जब मैं आप लिख रही हूँ यहाँ पर परिभाषा लिख रही हूँ, तो मैं परिभाषा में लिखते हुए जो विराम चिन्ह का प्रयोग कर रही हूँ उनको अपने आप समझते हुए देखना कि ऐसे ही होगा। कल छात्र ने जब भेजा था कि मैम मुझे पता नहीं चलता है कि अल्पविराम कहाँ पे लगाना है, तो अभी जैसे मैं लिख रही हूँ तो वहाँ पे समझो। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे लिया, यदि किसी आ का मेल किसी ए आए ओ औ से हो, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने, तो से पहले ये ध्यान रखना, तो से पहले अल्पविराम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उत्पन्न विकार क्रमशः आए और आओ हो जाता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। और वहां पे पूर्ण विराम लगा देना है। पूरी परिभाषा में हम लगा रहे हैं पूर्ण विराम सबसे अंत में। यदि किसी ए आ का मेल किसी ए आए ओ आओ से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः आए और आओ हो जाता है, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, लिख लिया? ये मिटा दूं? चलो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम, क्या कह रहा है। अ या आ का मेल किससे होगा? किसी ए या आए से, या किसी ओ या आओ से। तो अगर इनका आपस में मेल होगा तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? आए, और इसकी मात्रा क्या होती है? डबल मात्रा होती है। ठीक है, इनका आपस में मेल होगा तो क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। इसकी मात्रा क्या होती है? डबल ही मात्रा। ये फॉर्मूला बन गया है आपका, ये याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण। पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, यहाँ पर दो स्थिति होती है। हो गया? चलो अब देखो इनकी स्थिति को देखते हुए आगे समझेंगे। पहली स्थिति क्या कह रही है कि किसी अ या आ का मेल किससे हो रहा है? किसी ए या आय से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? आय होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी लघु आ का मेल किसी ए से, या किसी लघु आ का मेल आय से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी ए से, या किसी दीर्घ आ का मेल आय से, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होगा? आय ही होगा। इसकी मात्रा हमारी क्या हो जाएंगी? दो। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे। जैसे शब्द दिया है हमारा एक प्लस एक, तो कैसे शब्द बनेगा? देखो ध्यान दो, बताओ अंतिम वर्ण क्या है? अ। प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार क्या बनेगा? आय बनेगा। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? क। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? एक। का के नीचे हल रहेगा, तो जोड़ दीजिए इसको, ये इसको पूरा कर देगा, तो क के ऊपर दो मात्रा हो गई, एकक हो गया। ठीक है, तो एकक का मतलब क्या है? एक और, मतलब एक और एक। ठीक है,
दोनों एक जैसे, एक और एक, मान लो कहते हैं ना कि हम एक और एक दो हैं, तो वहां पे आप कह दो कि हम एक एक के हैं, मतलब एक और एक मिलके भी हम एक ही हैं, एक साथ हैं। देख लिया? शब्द है हमारा मत प्लस एक के। मत का मतलब समझते हो क्या होता है? विचार। कहते हैं मेरा मत ये है, ठीक है? तो विचार। और एक के का मतलब एक होना, ठीक है, एक तरह से। अब ये कैसे है, ये इसका भाव बना है, ये जो एक के शब्द बना है आपका, ये एक शब्द में या प्रत्यय जुड़ा है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। जो एक के शब्द आपका बना है वो किससे बना है? एक शब्द में या प्रत्यय जुड़ने से बना है, इतना लिखकर छोड़ दो। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे उस समय आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या इसमें परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। बस इसके ब्रैकेट में कि एक के शब्द कहाँ से आया, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये चलेगा कि एक के का अर्थ क्या है ना? तो इसका अर्थ आपको तभी समझ में, यानी एक प्लस या से बना है ये। ठीक, ये हो गया। चलो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कैसे आप इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? अ। प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार अ ही आएगा। यहाँ पे क्या बचा? आधा क और य। यहाँ पे क्या बचा? मत। त के नीचे हल बचा है, इसको जोड़ दीजिए। ये त को पूरा करेगा तो त पूरा हो गया, यहाँ पे म आ गया और शब्द हमारा बन गया मतैक्य, यानी मत का एक होना। तो क्या हो गया मतैक्य का मतलब? मत का एक होना। अब देखो आपने संधि करी, ठीक है, उतार लो इसको। आपने संधि करी, संधि करके शब्द बनाया। अब मान लो मतैक्य के शब्द का अर्थ खोजते फिरते, लेकिन अब आपको अपने आप ही पता चल गया कि इसका अर्थ क्या बनेगा, ठीक है। यही है आपके शब्द, और इसको कहते हैं शब्दों से खेलना। ये हो गया। तो दूसरा शब्द करो। देखो यहाँ पे अभी हमने आ से किया है, ऐसे ही शब्द आता है जैसे सदा प्लस एव। एव का अर्थ होता है होना, सदा मतलब हमेशा। आ का मेल ए से होगा, क्या बनेगा? आए। शब्द क्या बन जाएगा आपका? सदैव। बना के देखो, रफ कॉपी पे। सदा प्लस एव, सदैव, ठीक है। हो गया ये। दूसरी स्थिति समझे? दूसरी स्थिति कह रही है किसी अ या आ का मेल किससे हो? किसी ओ या आओ से हो। ओ या आओ से हो, तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, किसी लघु आ का मेल किसी ओ से, या किसी लघु आ का मेल किसी आओ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी ओ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी आओ से। हर स्थिति में उत्पन्न विकार क्या होगा? आओ हो जाएगा। मात्रा आ जाएगी ये इसकी। चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द आता है हमारा घृत। घृत किसको कहते हैं? घी को कहते हैं। घृत प्लस ओदन। ओदन किसको कहते हैं? उबला हुआ चावल, ठीक है। अब याद आ गया ना? देखो अंतिम वर्ण क्या है? अ। प्रथम वर्ण क्या है? ओ। दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार आओ। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? घृत। घृत तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव क्या होता है? घी। याद रखने ना, जोड़ा बहुत आता है ये, ठीक। तो ये इसको पूरा कर देगा, तो शब्द हो गया हमारा घृतोदन। तो घृतोदन का अर्थ क्या आ गया? घी में बना चावल, ठीक है। उतार लो, क्या पूरा और होनी चाहिए? ये शब्द ऐसे प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप पूजा अर्चना करनी है तो क्या क्या भोग बनेगा, तो कहते हैं ना पूरी बना लेना, घृतोदन बना लेना। तो मतलब ये कि घी में
चावल बना लेना, सही, तो वही आ जाता है, ऐसे ही नाम दिया है घृतोदन। शब्द आता है महा प्लस ओज। ओज किसको कहते हैं? घी। अच्छा, तेज, ठीक है, तेज को कहते हैं प्रभाव। देखो अंतिम वर्ण क्या है? हाँ, प्रथम वर्ण क्या है? ओ। दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा? ओ। यहाँ पे टुकड़ा क्या? यहाँ पे क्या बचा? महा। ये ओ इस ह को पूरा करेगा, शब्द क्या बन जाएगा? महोज। महोज का मतलब क्या होता है? देखो, ओज कहते हैं हम प्रभाव को। जैसे किसी भी व्यक्ति का एक अपना ओज होता है, एक ऑरा होता है, ठीक है। वही ऑरा जब बढ़ते 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 इतना हो जाए कि वो प्रकट हो जाए, उसी को कहते हैं महोज। जैसे प्रकट होने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा किसी भी देवी या देवता की जब तस्वीर बनाई जाती है तो उनके सर के पीछे ऐसे एक चक्र सा बनाया जाता है, जो घेरा सा, जो ऐसे प्रकाश से युक्त घेरा, तो वही होता है महोज, ठीक है। ये घेरा आप सबके पास भी है, पर आप सबका घेरा इतना कम है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या है? ओज है। समझ गए? चलो, इसी तरह से दूसरा देखो, यहाँ पे महा प्लस औषधि करो। महा प्लस औषधि। ध्यान देना, औषधि को औषधि भी लिखा जाता है, दोनों सही है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। लेकिन याद रखना, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो संभावना दोनों की रहेगी, तो शुद्ध शब्द आपको क्या लगाना है? तत्सम वाला, ठीक है। जब भी अगर संधि विच्छेद में दोनों रहेंगे तो आपको क्या रखना है? औषधि वाला रखना है। तो बना दीजिए, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? आ। यहाँ पर आओ, दोनों का मेल करेंगे तो आओ हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा जोड़ देंगे, ये इसको पूरा कर देगा, और शब्द हमारा हो गया यहाँ पर महौषधि। क्या हो जाएगा महौषधि? ऐसी दवा जो सारी दवाओं में श्रेष्ठ हो, ठीक है। महौषधि उस तरह से महान औषधि, जैसे एक तरह से संजीवनी बूटी कहा जाता है, वो कैसी है? महौषधि है, ठीक है। हो गया ये। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं नीचे, अब वो आप लोगों को होमवर्क करना है घर पे, समझ गए? अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ऐसी हो सकती है कि आपको ये लगेगा कि मैम ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी डर लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए गुण संधि और वृद्धि संधि में कि कौन सा लेना है। तो याद करा दूं आपको कि कैसे याद करना है? पवन कह रहा है हाँ मैम याद करा दो। चलो देखो, आपको कुछ नहीं करना, दिमाग दौड़ाना है चाचा चौधरी से तेज, ठीक है। उनके बराबर चलाने से भी काम नहीं चलेगा, उनसे तेरा तेज चलाना है। और थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए जब जब चाचा चौधरी से तेज चलाओगे तो अपने आप ही खोज लोगे जो सारी चीजें हैं जो दिखती हैं। तो जो दिख रहा है उसी में खोजो क्या याद करना है। जब आपने कहा है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है? लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ। इनका आपस में मेल करने पर उत्पन्न विकार दीर्घ, इनका आपस में मेल करने पर उत्पन्न विकार दीर्घ, बड़ी ई, इनका आपस में मेल करने पर उत्पन्न विकार दीर्घ। तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि जब हमने देखी, वैसे तीनों इसी पे लिख लूंगी, छोटा छोटा लिखती हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा। गुण संधि को हमने देखा कि अंतिम वर्ण पर किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है? किसी लघु या दीर्घ ई से, किसी लघु या दीर्घ ऊ से, और किसी री से। जब इनका आपस में मेल किया तो ये बदल गया ए में, और जब इनका आपस में मेल किया तो ये बदल गया ओ में, और जब इनका आपस में मेल किया तो ये बदल गया अर में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगा लेना है, हल्का सा लगाना है, पूरा नहीं।
कि हमने अ और ई को मिलाकर बनाया था ए, जब संयुक्त वर्ण बना था, ऐसे ही अ और उ को मिलकर बनाया था ओ। तो इतने से इसको याद रख लेना, किसको? गुण संधि को। तो संयुक्त वर्णों की सहायता से गुण संधि को याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने देखा कि किसी अ या आ का मेल हम किसी ए या अ से करते हैं या ओ या औ से करते हैं, तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है? इन दोनों को जब हम करेंगे तो देखो, यहाँ पर एक तरह से हम देखेंगे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो दोनों वर्ण लिखे हुए हैं, इन दोनों वर्णों में से किस वर्ण में ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है, तो दोनों में जब तुलना करेंगे तो आय में एक मात्रा एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, यानी इसमें वृद्धि हो गई है। और इन दोनों में अगर हम देखें कि इनमें किसमें ज्यादा वृद्धि है, तो औ में हो गई है। तो वृद्धि संधि को वृद्धि से ही याद रख लेना कि जब भी वृद्धि संधि की बात होगी तो वृद्धि संधि का उत्पन्न विकार वृद्धि वाला वर्ण होगा। समझ गए? तो यानी जब इसमें देखेंगे तो वृद्धि वाला वर्ण, अब चाहे मात्रा में ही क्यों ना आए, इसमें एक मात्रा थी, यहाँ पे दो मात्रा रहेंगी, तो मात्रा में भी वृद्धि है। ठीक है, और इनका आपस में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा वृद्धि वाला वर्ण आ जाएगा, और इसकी मात्रा में भी क्या है? वृद्धि है, यहाँ पे दो मात्रा आ गई है। बात समझ में आ गई? तो बताओ पवन, याद हो गया ना? तो दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण और वृद्धि संधि में वृद्धि वर्ण, और गुण आपको संयुक्त स्वर से याद रख लेना है। तो हो गया याद आराम से। तो ये आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा था कि अगर हम भूल गए तो बाद में के कौन सा आएगा, ए आएगा या अ आएगा, तो आपको संधि से याद रखना है। तो आप कैसे याद रखोगे? दीर्घ संधि दीर्घ वर्ण, गुण संधि संयुक्त स्वर, वृद्धि संधि वृद्धि वर्ण। बस खत्म, 3 ही पॉइंट है। अब देखो कल पढ़ाया आज पढ़ाया, उन समय याद क्या रखना है? 3 पॉइंट बस, दीर्घ संधि याद रखनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में लगभग 70% प्रश्न जो आते हैं वो इन्हीं 3 संधियों से आते हैं। तो ये 3 संधि अगर आपने अच्छे से कर ली तो संधि आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं आपकी जिन परीक्षाओं में सिर्फ स्पेशल लिखा होता है कि केवल स्वर संधि, व्यंजन संधि और वृद्धि संधि का नाम भी नहीं होता। तो इसीलिए आपकी सबसे सरल संधि है स्वर संधि, और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाऊंगी, और अब जो हमारी क्लास होगी वो 25 मार्च को होगी। ठीक है, तो याद रखना 25 मार्च को, शायद मंगलवार है उस दिन। ठीक है, तो मंगलवार